Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the advantages and limitations or disadvantages of the behavioral model. ठीक हो गया. So let's start. First of all, advantages of the behavioral model. The behavioral model has become a powerful force in the clinical field. Clinical fields में clinics के साथ deal करने में हमारे पास जो behavioral model है एक बहुत अच्छा साबित हुआ, बहुत powerful था. बहुत सारी behavioral therapies जो हैं वो past years में और बहुत सारी behavioral techniques जो treatment के तौर पर यूज़ हो रही हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको मतलब ये फेमस हुआ है इन चीज़ों में, क्लिनिक्स में, और इसके ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो 15% ऑफ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, 15% उसमें से जो है वो अपने आप को क्या कहते हैं कि वो क्या हैं, बिहेवियरिस्ट्स हैं. मतलब हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आजकल हैं वो 15% उनमें से ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, बिहेवियरल मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, वो खुद को बिहेवियरिस्ट कंसीडर करते हैं. सही हो गया. और ये सारे क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट्स हैं. इसके अलावा ग्रेटेस्ट अपील टू द बिहेवियरल मॉडल इज़ दैट इट कैन बी टेस्टेड इन द लेबॉर्ट्री. सबसे बड़ी और अहम बात जो इसकी फेवर में जाती है बिहेवियरल मॉडल की, वो ये कि आप इसको क्या कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो साइकोडायनामिक मॉडल है उसको लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, द बिहेवियरिस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, क्यों इसको लेबॉर्ट्रीज में ट्रीट किया जा सकता है, बिहेवियरल मॉडल को उसको टेस्ट किया जा सकता है लेबॉर्ट्रीज में, क्योंकि जो बिहेवियरल मॉडल है किस चीज़ के साथ डील कर रहा होता है, स्टिमुलस के साथ, रिस्पॉन्स के साथ, रिवॉर्ड के साथ. ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बहुत आराम से मेजर कर सकते हैं कि आप स्टिमुलस दें और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स आ रहा हो तो इसका मतलब है कि बिहेवियर अडॉप्ट हुआ है. अगर आप स्टिमुलस कोई बिहेवियर अगर है उसके बाद आप रिवॉर्ड करें और वो बिहेवियर रिपीट हो रहा है, मतलब ये आराम से लेबॉर्ट्री में इसको चेक किया जा सकता है. ठीक है, लेकिन साइकोडायनामिक मॉडल को नहीं किया जा सकता. उसके अलावा experimenters have in fact successfully used the principles of learning to create clinical symptoms in laboratory participants, suggesting that psychological disorders may indeed develop in the same way. वो कह रहे हैं उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटर्स जो हैं वो बहुत आसानी से प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को यूज़ करके जो है वो क्या कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में पार्टिसिपेंट्स के अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसी लिहाज से वो ये प्रूव करते हैं कि इसी तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल वो कोई हॉरर मूवी दिखाकर, लैब में हॉरर मूवी दिखाकर पार्टिसिपेंट्स के अंदर एंजाइटी या फियर प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे वो ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, जो कॉजेज़ होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, इस फियर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, एक फियर जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था. तो यहाँ पर मतलब उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को मतलब क्या किया, प्रोड्यूस किया खुद से सिम्टम्स के ज़रिए. तो इस तरह से वो ये प्रूव करते हैं कि ये सिम्टम्स, ये कॉजेज़ जो हैं वो इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये एक फैक्टर आ गया कि इसमें बहुत आसानी से पता चल रहा होता है कि कौन सी चीज़ें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या एबनॉर्मेलिटीज़ को कॉज कर रही हैं. उसके अलावा क्या है कि रिसर्च ने ये भी बताया कि जो बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं स्पेसिफिक फियर्स के लिए. ठीक है, जो मतलब फोबियाज़ वगैरह होते हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. कंपल्सिव बिहेवियर्स, वो वाले बिहेवियर जो बार बार मतलब कोई एक ही बिहेवियर होता है और हम उसको बार बार अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, कंपल्सिव बिहेवियर होता है. सोशल डेफिसिट्स, मतलब कि लोगों के अंदर अगर सोशल स्किल्स उनकी बुरी हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल वो अच्छे से लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, लोगों के साथ ग्रुप वर्क में काम नहीं कर सकते, लोगों के सामने उनसे बोला नहीं जा रहा होता, मतलब उनकी सोशल स्किल्स बैड होती हैं. ठीक है, या जिनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं. इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनको डील करने के लिए बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील किए जाते हैं. ठीक हो गया, ये थे हमारे पास एडवांटेजेस बिहेवियरल मॉडल के. उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की. लिमिटेशंस में हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि सर्टन बिहेवियरल रिसर्चर्स हैव प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स इन पार्टिसिपेंट्स बट दीज आर द ऑर्डिनरीली रिक्वायर्ड इन दिस वे. वो कह रहे हैं कि ये तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि बिहेवियरल जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने खुद से प्रोड्यूस कर लिए हैं उनके अंदर सिम्टम्स. ठीक है, जिस तरह हॉरर मूवी दिखाकर उन्होंने फियर प्रोड्यूस किया है, हॉरर मतलब फीलिंग्स उनमें जनरेट की हैं, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं है. ठीक है, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि क्या सिर्फ यही चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें क्या कर रही हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस कर रही हैं. अगर लोगों के अंदर इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है, उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो क्या यही चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि उन्होंने हॉरर मूवी देखी है तो उनके अंदर जो है हॉरर फीलिंग्स जनरेट हुई हैं, तो क्या हर बार यही वाली इसी तरह हॉरर मूवी से हॉरर फीलिंग्स जनरेट कर रही होती हैं. और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, मतलब एक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता कि जो सिम्टम्स वो बता रहे हैं सिर्फ वही सिम्टम्स हैं. ठीक है, उन लोगों के अंदर जिनके अंदर भी ये इम्प्रॉपर कंडीशनिंग
चल रही है। ठीक हो गया। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये क्या आ रही है, एक लिमिटेशंस आ रही है। उसके अलावा बिहेवियरल जो थेरेपीज़ हैं उनके अंदर भी लिमिटेशंस होती हैं कि क्यों जो इम्प्रूवमेंट की जा रही है बिहेवियरल थेरेपिस्ट के ज़रिए, बिहेवियर थेरेपीज़ के ज़रिए, वो क्या हो रही होती हैं, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती हैं। ठीक है, अगर एक दफ़ा उन्होंने इम्प्रूवमेंट दे दी और वो इम्प्रूवमेंट अब उनकी सारी ज़िंदगी इम्प्रूवमेंट ही रहेगी, दोबारा उनको वो बीमारी कभी नहीं इंट्रोड्यूस होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ़ियर जो है वो ख़त्म हुआ है, डॉग के फ़ियर को फॉर एग्जांपल अगर ख़त्म किया बिहेवियरल थेरेपीज़ के ज़रिए, तो वो अब उसकी सारी ज़िंदगी का उसको फ़ियर ख़त्म नहीं कर सकती हैं। मे बी कुछ टाइम बाद वो दोबारा वो उसके अंदर हो इंट्रोड्यूस। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि बार बार ये थेरेपीज़ जो है इनको ख़त्म नहीं किया जा रहा होता, काफ़ी लंबे अरसे तक उनको कॉन्टीन्यूड थेरेपी दी जा रही होती है, बार बार देनी पड़ती है। तो ये लाइफ लॉन्ग इम्प्रूवमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। तो ये हमारे पास क्या है, बिहेवियरल थेरेपीज़ की एक लिमिटेशन है। उसके अलावा ये भी क्रिटिक्स जो मतलब जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो ये भी कहते हैं कि बिहेवियरल मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर रहा होता। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को डील नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि ये सिंपल बिहेवियर, जिस तरह सिंपल डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को डील कर रहा होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को डील नहीं कर रहा होता। इसके अलावा जो एल्बर्ट बेंडोरा थे, ये भी हमारे पास एक बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने क्या फ़ील किया कि लोगों के अंदर जो है वो सेल्फ एफिकेसी की फीलिंग्स होती हैं। इन्होंने सेल्फ एफिकेसी को जनरेट किया। सेल्फ एफिकेसी वो कह रहे हैं कि अगर हम मतलब हैप्पी फील करना चाहते हैं, अगर हम अच्छा से एक्ट करना चाहते हैं, इफेक्टिवली फंक्शनिंग करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो सेल्फ एफिकेसी की फीलिंग जो है वो मस्ट होनी चाहिए। सेल्फ एफिकेसी की फीलिंग्स क्या होती हैं, मतलब सेल्फ एफिकेसी क्या होती है कि जब आपको खुद पे यकीन हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ कि मैं इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में मास्टर कर सकूँ, मैं इस ट्रॉफ़ी को विन कर सकूं। अगर आप ये समझते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू एनीथिंग, आई एम एबल टू डू इट, ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है कि आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई होती है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं एल्बर्ट पेंडोरा कि अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी है तो इसके ज़रिए क्या होता है कि एक पर्सन जो है अगर वो हैप्पी फील करता है, अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकता है, फंक्शन कर सकता है इफेक्टिवली दूसरे लोगों के साथ भी, तो इसके अंदर सेल्फ एफिकेसी का हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया एल्बर्ट बेंडोरा ने। उसके अलावा बिहेवियरिस्ट जो है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आया बीच में, एक और हमारे पास इसमें जो है लिमिटेशन, वो क्या है, बिहेवियरिस्ट जो है वो क्या करते हैं, ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो जाहिर नज़र आ रहा है, जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट जो है, कॉग्निशन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, कॉग्निशन हमारे जिस तरह के वेज ऑफ थिंकिंग है, हम किस तरह से सोचते हैं, हम चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, हम उसका क्या मतलब उसका मीनिंग ले रहे होते हैं चीज़ों का, हम किस तरह से उनके बारे में सोच रहे होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो किस मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं कि इग्नोर कर दी गई हैं बिहेवियरल मॉडल में। लेकिन कॉग्निशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि इंसान की ज़िंदगी में वो क्या सोच रहा है, और क्योंकि हमारी सोच जो है वो भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन कर रही होती है कि हम किस तरह से एक्ट करेंगे चीज़ों को लेकर। तो इस लिहाज से कॉग्निशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बिहेवियरिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने कॉग्निशन को इग्नोर किया और जस्ट ओवर्ट बिहेवियर पर फोकस किया, वो बिहेवियर जो ज़ाहिरन आ रहा है नज़र। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि बिहेवियरल मॉडल की इन्हीं लिमिटेशन से, ये कॉग्निशन वाली जो बात है, इससे हमारे पास नेक्स्ट इमर्ज होता है कॉग्निटिव मॉडल। ठीक है, और कॉग्निटिव मॉडल इमर्ज होने से पहले कॉग्निटिव मॉडल और बिहेवियरल मॉडल, इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज के तौर पर हमारे पास जो मॉडल है वो क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल। ठीक हो गया। कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि वो बिहेवियर के साथ साथ क्या हो रहा है, वेज ऑफ थिंकिंग को भी फोकस करेंगे। अगर किसी इंसान के अंदर एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी मतलब अगर वो उसके एबनॉर्मेलिटी है तो अगर उसने कोई बुरा बिहेवियर लर्न किया तो साथ ही साथ उसकी फंक्शनिंग जो है, वो वेज ऑफ थिंकिंग जो है, उसमें भी कोई डिसफंक्शनिंग होगी, उसमें भी कोई ना कोई मसला होगा। तो हमें उसको भी देखना चाहिए अगर हम उसको डील करना चाहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल ने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस थी कॉग्निशन वाली, उससे आगे इमर्ज हुआ हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल। ये थी हमारे पास लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ बिहेवियरल मॉडल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।